नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट। तो आज का जो चैप्टर है, आज के चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके लिए कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, आज उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेट्स सी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो आप काइनेमेटिक्स की हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। दो पार्ट्स छोटे छोटे से, मोशन इन अ प्लेन पढ़ते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, और फिर मोशन इन अ प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन वगैरह वाला पार्ट जो है वो भी आ जाता है, अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो इन दैट केस अगर हम काइनेमेटिक्स में बात करें तो दो पार्ट्स के अंदर हमने चैप्टर को डिवाइड कर लिया। एक हमने कर लिया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसके अलावा हम लोगों ने फिर कर लिया इसको मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, अब ये वाले जो दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स में आज जिसके ऊपर डिस्कशन है वो आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है। ठीक है ना। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास में क्या क्या मेजर पॉइंट्स आ जाते हैं पढ़ने के लिए, पहले तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना होता है 1D मोशन, सारा का सारा। 2D वाला पार्ट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ये सारा का सारा 1D मोशन है, जिसके अंदर आप लोगों की इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ्स तो देखो सभी जगह से बना सकते हैं हम लोग। इसके अलावा मोशन अंडर ग्रेविटी, और मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है भाई। तो बेसिक ये चार पांच टॉपिक्स जो हैं ये मिलके हम लोगों का मोशन स्ट्रेट लाइन वाला जो पोर्शन है उसको फॉर्म करता है। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी कितनी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले यहाँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट है वो। सो द फर्स्ट पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा हो जाए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो जब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट के ऊपर बहुत से सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, चाहे वो काइनेमेटिक्स से हो या फिर इन काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को यूज करते हुए कहीं और आ रहे हो। तो इसीलिए ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग काम में लेते हैं जब F इक्वल्स टू क्यू हम लोग लगाते हैं, राइट। तो F इक्वल्स टू क्यू लगाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू बाय एम आ जाती है, और उससे भी हम लोगों के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने को आते हैं, जिसमें कई बार जो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो आपकी यूज होती हैं। तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट में सबसे पहली बात है आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो मेरे हिसाब से सभी लोगों को याद होंगी, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं सर, कैसे नहीं याद होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवा दो मुझे जल्दी से, मैं देखता हूँ आप लोगों को याद है कि नहीं। जल्दी से एक बार देख लो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हमारे पास में s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके बाद में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज के साथ में ये वाली इक्वेशन जो है वो लिखी जाती है, जिसमें वी जो है फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, ए इज फॉर एक्सेलरेशन, एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। इन्हीं सब टर्मिनोलॉजीज के साथ में हम लोग इन चीज़ों को लिखते हैं। टी फॉर टाइम, जो कि किसी भी रेफरेंस फ्रेम के अंदर आपका चेंज नहीं होता है। तो मोशन इन 1D के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ये आपका फॉर्म कर रही होती है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट वाला जो पार्ट है ये आपके पास में आ जाता है, क्योंकि इनकी वैलिडिटी सिर्फ तभी है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज दीज इक्वेशंस आर नॉट वैलिड एट ऑल। ठीक है, अब इन्हीं वाली इक्वेशंस के थ्रू हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले पार्ट के अंदर ही आपको मोशन अंडर ग्रेविटी की भी याद आ जाती है। यस, जब हम इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी वाले पार्ट को देखते हैं तो फिर वही सारी की सारी चीजें, जिसके अंदर बॉल को हमने नीचे से ऊपर फेंका, बॉल को हमने ऊपर से नीचे टपका दिया, बॉल को किसी टावर के ऊपर चढ़ के फेंक दिया, और बॉल को किसी टावर के ऊपर चढ़ के नीचे फेंक दिया। ये सभी केसेस जो हैं ये यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें शायद आप लोगों को याद होगा ये वाला केस, जिसमें अगर हम लोग बॉल को नीचे रखें ग्राउंड पे, और फिर ग्राउंड से कोई इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग उसको u दे देते हैं, देखो जल्दी जल्दी आपका छोटा सा एक रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी से। तो जो टाइम लगता था बॉल को वो लगता था 2u/g, एच मैक्स जो वो अचीव करती थी वो होती थी u स्क्वायर बाय 2g। याद आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी जो होती थी वो माइनस यू के बराबर होती थी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग निकालते थे, ऊपर तक पहुंचने का टाइम और बराबर नीचे के तक पहुंचने का टाइम, u/g सारी चीजें याद आ रही हैं मुझे। हाँ सर, ऐसे ही अगर मैं किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया करता था
तो ड्रॉप वाले केस में अगर हमारी बॉल जमीन तक पहुंच रही होती थी, ड्रॉप मतलब यू की वैल्यू इनिशियल 0, इन दैट केस हम लोग क्या क्या इक्वेशन लिखते थे, कुछ याद आ रहा है? बॉल आई 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 मतलब मुझे उसकी फाइनली वेलोसिटी जो है वो डिफाइन करनी है, कितना टाइम लगा ये बताना है। तो इसमें जब हम लोग टाइम लिखते थे बॉल के नीचे आने तक का, तो लिखते थे अंडर रूट ऑफ 2h/g। हमने ये माना है कि h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है। इसके अलावा फाइनल वेलोसिटी जो लिखते थे हिट करने की ग्राउंड पे, वो लिखते थे अंडर रूट 2gh विद अ माइनस साइन आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है, नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान के चल रहा हूँ, ऊपर वाली पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दें। डाउनवर्ड्स बोला जाएगा, माइनस साइन के साथ कोई भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, ये भी मैं पहले से बता दूं। तो इसलिए बहुत आराम से, बहुत ध्यान से इन वाले पार्ट्स को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसी के अंदर हम लोग, याद करो, टावर के ऊपर भी चढ़ जाया करते थे। याद आ रहा है? हाँ सर कुछ याद तो आ रहा है, ऐसे टावर पे चढ़ा करते थे। तो जब आप लोग ऐसे टावर पे चढ़ा करते थे और टावर के ऊपर चढ़ के बॉल को ऊपर फेंक दिया करते थे, जो बलून वाले केसेस भी हुआ करते थे, इसमें अगर मैंने यू से इसको ऊपर फेंक दिया तो बॉल जाती थी और लौट के वापस नीचे आ जाती थी, और h हाइट का जो है वो टावर होता था। तो इसमें अभी हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के ही चलते थे। देखो सब जगह जी, इसमें ये जो आपने मान लिया गाड़ी वाले प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो दुनिया भर के प्रॉब्लम, इसके अंदर सब में एक्सेलरेशन की वैल्यू -g चल रही है, और उसी चीज को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो इक्वेशन लिखता था वो क्या लिखता था? s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT², और s की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? -h के बराबर। s की वैल्यू क्या हो जाएगी? -h के बराबर, क्योंकि हम इसी वाले पॉइंट को ओरिजिन मान के चल रहे हैं, और क्योंकि s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो s की जगह -h आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम लोग टाइम निकाल लिया करते हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स हम लोग अब यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले फॉर्मेट को समझ पाते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट, राइट। इसके अंदर हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, xt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर कोई आपको at ग्राफ बनाने को बोल देगा, तो आइदर दैट ग्राफ विल हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विच इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड और द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एंड कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट है तो ग्राफ तो देखो यही आएगा, है ना। चेंजिंग एक्सेलरेशन हो जाएगा अगर आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया स्लोप के साथ में, तो इट इज गोइंग टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस, और वो केस एक्सेलरेशन कांस्टेंट में आता ही नहीं है। तो ए कांस्टेंट के जो भी केसेस हैं वो इस प्रकार से आप लोगों को काम आते हैं। तो इस टॉपिक में ये वाले पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बारी आती है हमारे पास, किसकी बारी आती है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब हमारे पास में बारी आती है, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में थोड़ी सी जो कहानी है ना वो स्विच हो जाती है। अच्छा कैसे स्विच होती है? तो देखो इसको समझना। सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया, मतलब कांस्टेंट वैल्यू से हम अलग चले गए। कांस्टेंट वैल्यू से अब अगर हम लोग अलग चले गए, इन दैट केस हमारे साथ में क्या होने वाला है कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, और अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, इन दैट केस बहुत सीधी सीधी सी बात है कि हम लोगों को अब काम में लेना पड़ेगा क्या? हमारे लिए अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दुनिया में आने वाला है। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दुनिया में आ गए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मुझे अब काम में लेना पड़ेगा भाई कि वेलोसिटी जो हमारी इंस्टेंटेनियस होती है उसकी वैल्यू होती थी सर dx/dt। अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा तो हम लोग लिखेंगे क्या? dv/dt, ठीक है। इस वेलोसिटी को अगर मैं dx/dt पुट कर दूं तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है? d²x/dt²। और अगर इसको हम लोग dx/dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है? v dv/dx। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की सभी इक्वेशंस आप लोगों के सामने, इसी के थ्रू सब कुछ सॉल्व होगा। कांस्टेंट हो गया तो डिफरेंशिएशन का कोई सेंस ही नहीं रहा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो आता है। तो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट द एक्सेलरेशन विल बी जीरो, है ना भाई। v इक्वल्स टू कांस्टेंट का सीधा मतलब क्या होता है कि आपका एक्सेलरेशन हो गया है जीरो, तो वो तो केस ही बेकार हो गया, अपने किसी काम का ही नहीं है। ये केस हमारे फिर काम का है। तो फिर जो भी हमारे को दिया हुआ होता है, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिफरेंशिएट करो आंसर निकालो। आपको दिया हुआ है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिफरेंशिएट करो 2 बार और एक्सेलरेशन निकालो। आपको दिया हुआ है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में और आंसर निकालो। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इससे पहले भी कई बार सवाल आए हैं, अभी भी सवाल आते हैं, और ये टफेस्ट टॉपिक्स के अंदर से एक काउंट किया गया था एनटीए की तरफ से जब इसके बारे में बताया गया था। तो इसको बहुत ध्यान से देखो, ठीक है ना। इन चीजों को जब देखते हैं ना तब पता लगता है कि अच्छा इतना कुछ होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे,
तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर तो कोई बात ही नहीं थी, पर जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है तो भाई उसका वीटी ग्राफ जो है ना वो अब ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। तो फिर कैसा हो जाता है सर, अब जो वीटी ग्राफ है वो चेंज हो जाता है, कभी ऐसा हो जाएगा, जो वीटी ग्राफ है वो चेंज होके अब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बढ़ती हुई वेलोसिटी, ये भी बढ़ती हुई वेलोसिटी है, पर इसके अंदर एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर इसकी जो स्लोप है, इसकी जो स्लोप है यानी कि थीटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, टेन थीटा, थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी तो बढ़ी रही है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। इसकी बात करूं तो इसकी स्लोप घटती जा रही है, मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन कैसा है, डिक्रीजिंग है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके के ग्राफ जो हैं वो भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, हमें इन चीज़ों का आइडिया जो है वो पूरी तरह से होना चाहिए। ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये बात ध्यान रखिएगा इस वाले चैप्टर से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक आपका जो ग्राफ है वो बनाते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफ, मोशन अंडर ग्रेविटी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ये वो पोर्शन है जो आप लोगों को इस वाले चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके नंबर जो है वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इन पोर्शंस को बहुत ढंग से देख कर जाएं जिससे आप लोगों को पूरा पूरा फायदा मिले, और मेरी तरफ से आपको नीट के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।